नमस्कार। इस चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं राज शर्मा। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल हाईवे नाइट। तो शुरू करें आज की कहानी। दोस्तों, आज की कहानी जो हमें भेजे हैं उनका नाम है राजू। राजू उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में रहा करते थे और ऑटो रिक्शा चलाने का काम किया करते थे। साल था 2004। तो क्या हुआ था राजू के साथ में? राजू जी बताते हैं कि मैं बड़ा ही मुश्किलों का सामना कर रहा था उस टाइम में। मैं गांव से नया नया आया हुआ था और मैं अपने एक रिश्तेदार के घर पर, उन्होंने मुझे बुलाया था कि तेरी नौकरी लगवा देंगे। पढ़ा लिखा था मैं, और लेकिन जब मैं रिश्तेदार के पास में आया तो वो टाल मटोल करने लगे। कई जगह पर उन्होंने झूठ मूठ मुझे ले भी गए थे। अगर वो चाहते तो मेरी नौकरी लगवा सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा क्यों किया मैं कुछ बता नहीं सकता। उनका जो घर था ना, घर के ऊपर ही एक कमरे में मुझे ठहरने के लिए प्रबंध किया था, और खाना पीना तो उनके घर में ही मेरा चल रहा था। और मैं उनसे बोलता था, रिश्ते में चाचा जी लगती थी, कि चाचा जी मुझे काफ़ी दिन यहाँ पर आए हुए हो गया, महीना से ऊपर हो गया है, और अभी तक आपने मेरी कोई नौकरी नहीं लगवाई। वो मेरी बात सुनकर के भड़क जाते थे और कहते थे कि इतना आसान थोड़ी है नौकरी लगना, इंतज़ार करो और सुनो, घर से कुछ पैसे वैसे मंगा लिया करो, यहाँ होटल थोड़ी खुला हुआ है, खाने का पैसे भी लगते हैं ना। अब मैं समझ चुका था उनका इरादा। मेरा घर तो वैसे ही तंगहाली में चल रहा था। मैं अपने पिता से पैसे मांगूं तो कैसे मांगूं? मैं तो खुद आया था कि मैं अपने नौकरी करूंगा और अपने घर का आर्थिक स्थिति को सुधारूंगा, लेकिन यहाँ जो हालात अब मुझे सही नहीं लग रहे थे। लेकिन इस अनजान शहर में मेरा कोई जानने वाला भी तो नहीं था। हाँ, लेकिन कहते हैं ना कि भगवान कुछ न कुछ जरूर करता है, और वही मेरे साथ में हुआ। मैं एक ऑटो ड्राइवर से मिला था। हालांकि मैं ऑटो चलाना जानता था, गांव में कुछ दिन मैंने ऐसा काम भी किया था, हाँ मेरे पास लाइसेंस भी था, लेकिन मैं ये काम करना नहीं चाहता था। इसमें इज्जत नहीं थी और गांव में लोग बड़ा अजीब नज़रों से मुझे देखते थे। अभी तो मेरी शादी ब्याह भी नहीं हुआ था, और मेरे पिता कहने लगे, नहीं बेटा, ऑटो ड्राइवरी नहीं करना है, तू तू पढ़ा लिखा है, तू कोई जोग नौकरी कर, ताकि घर में जो लोग रिश्तेदार आएंगे शादी ब्याह करने के लिए तो वो भी तो समझेंगे कि हमारा बेटा पढ़ा लिखा है, कोई अच्छा नौकरी कर रहा है, नहीं तो कौन तेरा शादी करेगा। मेरे पिताजी की बात में दम था। लेकिन मैं अब वो काम जो ऑटो ड्राइवरी का था छोड़ चुका था, और मैं चाचा के पास में आया था जो दूर के रिश्तेदार थे, और उन्होंने मेरे पिता से वादा किए थे कि मैं तेरे बेटे को सही ढंग पर कोई नौकरी लगवा दूंगा। लेकिन यहाँ आने के बाद में उनका जो रवैया था बिल्कुल बदल चुका था। मैं समझ गया कि मुझे क्या करना होगा। अगर मुझे इस शहर में रहना है तो अपना इंतज़ाम तो खुद करना पड़ेगा। मैं एक ऑटो ड्राइवर से मिला। मैं अपनी सारी कहानी सुनाई कि भाई देखो, मैं दूर से आया हूँ, मैं जो आपको बस इतना ही कहूँगा कि आप मेरे लिए कोई मदद कर दो। वो ऑटो ड्राइवर मेरी बात को बहुत ध्यान से सुना और कहने लगा, भैया तुम्हारे हाथ में कला है, ऑटो ड्राइवर तुम करते हो, लाइसेंस भी है, तो फिर दिक्कत क्या बात है? मैं तुमका ऑटो दिलवा देता हूँ और तुम उसको चलाया करो, किराया उसका दे दिया करना, बात ख़त्म, पैसा कमाओ। और रही नौकरी की बात, अच्छी बात, तो तुम ढूंढते रहना, पढ़े लिखे तो हो ही। अगर तुम्हें कोई नौकरी सही ढंग की मिलती है तो नौकरी ज्वाइन कर लेना, ऑटो ड्राइवरी का काम छोड़ देना। उसकी बात में दम था।
मैं बोला कि बस आप मुझे ऑटो दिलवा ही दो ताकि मैं अपना काम कर सकूं। कोई रहने का व्यवस्था हो तो वो भी करवा देना, क्योंकि मैं इस चाचा के घर में रहना नहीं चाहता। लेकिन वो कहने लगा भाई अभी मेरे पास में ऐसा कोई बंदोबस्त नहीं है, मेरे घर में जो बाल बच्चे हैं, मेरे पास में एक्स्ट्रा कोई जगह नहीं है, अगर होता तो मैं आपको ज़रूर देता। तो अभी भाई आप उसी घर में रहो, और रहा काम की बात तो चलो आज ही मैं ऑटो रिक्शा दिलवा देता हूँ, अपना काम शुरू करो। और उसने फिर मेरे साथ में वही किया था। इतना मदद कौन करता है एक अनजान शहर में एक अनजान लड़के को। लेकिन उस बड़े भाई ने मेरी काफ़ी मदद किया था। अब फिर मैं ऑटो ड्राइवर बन चुका था तो पहले ही बना हुआ, लेकिन मैं इस काम को करना नहीं चाहता था। मजबूरी थी कि मुझे इस शहर में आकर के वो गांव वाला ही काम अब स्टार्ट करना पड़ा, और फिर मैं अपने काम में लग चुका था। जब इस बात को मेरे चाचा को पता लगा ना, तो कहने लगे कि तेरे बाप ने तो बोला था नौकरी कराने के लिए, और तू फिर गांव वाला ही अपना स्टाइल अपना लिया, ऑटो ड्राइवर करने लगा। मैं बोला चाचा अगर आप नौकरी नहीं लगवाओगे तो मैं कितने दिन बैठा रहूँगा, मेरे घर का माली हालत ठीक नहीं है, आप समझ रहे हो। आप फिर भी कह रहे हो कि आप घर से अपने बाप से पैसा मंगवा, यहाँ भोजन कहाँ से खाएगा, तो कोई ना कोई प्रबंध तो करना पड़ेगा। चाचा मेरे पर बहुत ज़्यादा भड़क गए, कहने लगे ठीक है तू जो करना है कर। हाँ अब तेरे बाप को मैं वादा किया हूँ, नौकरी की तलाश कर रहा हूँ, कोई ढंग की नौकरी मिल जाए तो मैं तुझे ज़रूर दिलवाऊंगा, लेकिन अभी कुछ बात बन नहीं रही है, और तब तक तू अपना काम करते रहा। गुस्से में वो भी बहुत ज़्यादा बोल रहे थे, और उनका गुस्सा इतना बढ़ जाता था कि मैं डर जाता था। अब मैं अपना काम तो करने लगा, लेकिन रात को मैं जब लेट आता ना 10 बजे 11 बजे, तो चाचा गेट नहीं खोलते थे। बस एक बार उन्होंने पहले दिन गेट खुला था जब रात का 10 बज रहा था, और कहने लगे कि देख राजू ये रोज रोज का नहीं चलेगा, अगर तुझे आना है तो टाइम पर 8 बजे 9 बजे तक आ जा लास्ट, इसके बाद आएगा तो मैं गेट खोलने नहीं जाऊंगा, तू बाहर ही सो जाना अपने ऑटो रिक्शा में ही। मैं समझ गया था कि चाचा अगर मैं लेट आया तो मुझे अंदर घर में आने भी नहीं देंगे। मैं वक्त पर 9 बजे के आसपास पहुंच जाता था, लेकिन ऑटो रिक्शा का काम है, सवारी कहाँ की मिल जाए, अब वही तो चक्कर था। एक रात में काफ़ी लेट हो चुका था, रात का करीब 11 बज रहा था। मैं जब सवारी छोड़ के अपने घर की तरफ चलने लगा, तब मेरे ध्यान घड़ी पर गई, और मैं देखा रात का 11 बज रहा है, मतलब अब घर जाना बेकार है, चाचा तो गेट खोलेंगे नहीं सुबह से पहले, तो आखिर वहाँ जाके करेंगे क्या। अब मुझे थकावट हो ही पड़ी थी, सुबह का मैं काम पर लगा हुआ था, अब पूरा बदन पोर पोर दर्द भी कर रहा था। खाना वाना तो मैं खा चुका था होटल में, और मुझे अब सोना था, आराम करना था। लेकिन अब घर तो मैं जा नहीं सकता था, दरवाज़ा खुलने से रहा। मैं ऐसे एक ठिकाने का तलाश करने लगा कि जहाँ पर मैं पैर पसार करके सो सकूं, लेकिन रोड पर ऐसा जगह कहाँ मिलता भाई। ऑटो रिक्शा में मुझे सोया नहीं जाता था, यह कि मैं थोड़ा लंबा इंसान था, अब मेरा पैर भी लंबे थे, उस ऑटो रिक्शा में अब मैं आराम नहीं कर सकता था। मैं चाहता था कि ऐसी कोई खुली जगह मिल जाए जहाँ पर मेरा ऑटो रिक्शा भी सुरक्षित खड़ा रहे, और मैं भी पैर पसार करके आराम से सो जाऊँ सुबह तक, इसके बाद अब फिर अपने काम धंधा पर लग जाऊँगा। वैसे ही मैं कोई स्थान तलाश करने लगा, रोड रोड पर घूमने लगा, लेकिन ऐसा कोई जगह मुझे मिल नहीं रही थी, और रोड पर इस तरह रुकना मुझे मुनासिब नहीं समझ रहा था। मैं सोच रहा था कि कोई ऐसी एकांत जगह मिले जहाँ पर मैं ऑटो रिक्शा को लॉक करके, और मैं कहीं ऐसी जगह बेंच वगैरह मिल जाए जहाँ पर आराम से मैं सो सकूं। और एक जगह मुझे दिखाई दी जो मेन रोड से अलग हट करके थी, एक छोटा सा पार्क था, और उस पार्क में मैंने देखा कि कई बेंच भी लगे हुए थे, मतलब वहाँ पर
लोग आकर के दिन के टाइम में बैठते होंगे, आराम करते होंगे। और वहाँ पर ऑटो रिक्शा लगाने का अब जगह भी था, खुला जगह था। ये जगह मुझे बहुत अच्छी लगी और मैंने वही किया, ऑटो रिक्शा अपना लगा करके और लॉक कर दिया। अब फिर उस पार्क में जो बाउंड्री छोटी छोटी सी थी, अब मैं उसको टप गया। हालांकि गेट था लेकिन गेट लॉक था, उस पर ताला लटका हुआ था। मतलब वो पार्क लॉक ही था। और जब अंदर गया ना तो मुझे एहसास हुआ कि इस पार्क में घास बहुत ऊंची ऊंची जमी हुई है, हर तरफ जंगल झाड़ी उगे हुए है। मतलब इस पार्क में लग रहा है कि काफ़ी दिनों से कोई आ नहीं रहा है। अगर कोई आता रहता तो इसकी सफाई जरूर हुई होती। और मैं जिस बेंच पर गया तो उसमें भी एकदम मिट्टी भरा हुआ था। लेकिन मुझे नींद आ रही थी। मैं दो चार बेंचों की जा करके देखा लेकिन सबकी हालत वैसी ही थी, गंदगी से भरा हुआ था। अब मुझे सोना भी तो था। मैं जैसे तैसे एक बेंच को साफ किया और उस पर अपना थैला रखा, सिरहाने तकिया बना करके अब फिर मैं लेट गया था। अब आधी रात का आसपास का टाइम हो चुका था। आसमान में चांद निकला हुआ था और मैं चांद की तरफ देख रहा था। मैं सोच रहा था कि मेरे दिन कब पलटेंगे, कब मैं कोई अच्छी नौकरी पाऊंगा और कब मैं आराम से रहूंगा। मैं अपने घर वालों को पैसा भेजूंगा, मेरे घर वाले भी तकलीफ में रहेंगे। लेकिन ये समय आएगा तो कब? यही सब चिंता करते करते ना जाने कब मेरी आंख लग चुकी थी। और मेरी जब आंख खुली ना तो मुझे कोई जगा रहा था। मैं जब आंख खोला ना तो मैं क्या देख रहा हूँ कि एक 25-26 साल की औरत, औरत तो नहीं बोल सकते, लड़की ही टाइप की थी और लंबे खुले हुए बाल उसके झूल रहे थे। साधारण सी कपड़ा पहन रखी थी। अब मुझे वो उठा रही थी, कह रही थी कि भाई तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, ये जगह तुम्हारे सोने के लिए नहीं है, तुम यहाँ से निकल जाओ और इस पार्क से बाहर निकल के जहाँ मर्जी तुम जाकर सो। ये जगह सोने के लिए तुम्हारे लिए तो नहीं है, ये जगह हमारा है, हम यहाँ पर रहते हैं। मैं उस लड़की को देखता रह गया। लड़की देखने में भला की खूबसूरत जवान लड़की, और उसके बोलने का अंदाज जो था मेरे दिल को भा गया। अब बड़ी मीठी आवाज़ थी। वो मुझे बार बार कह रही थी कि नौजवान उठो यहाँ से, आप यहाँ से चले जाओ, ये आपकी सोने के लिए जगह नहीं है, आप अपना ठिकाना कहीं और चुनो, ये हमारी जगह है, हम यहाँ पर रहते हैं। मैं उसकी तरफ देख रहा था। ये पार्क उसका कैसे हो सकता है? ये तो पब्लिक प्रॉपर्टी है, इसमें कोई पब्लिक का कैसे हिस्सेदारी हो सकती है? और ये लड़की रात के टाइम इस पार्क में, क्या इसका घर भी यहीं पर है क्या? मैं अब नींद से तो जग चुका था लेकिन खुमारी अभी भी नींद की चढ़ी हुई थी। मैं उठ करके बैठ गया। मैं बुरा नहीं माना। उस जवान लड़की को देख करके मेरे दिल में हलचल सी होने लगी थी। मैं उसी वक्त में ना जाने कितने सपने देख लिया था कि काश ये लड़की मेरे जीवन में आ जाए तो मेरा जीवन धन्य हो जाए। लेकिन इतनी सुंदर लड़की देख करके और हर किसी का मन डोल सकता है, जैसे मेरा उस रात में डोला था। लेकिन लड़की उस बात को बेपरवाह थी। वो बार बार कहती कि नौजवान तुम भाई निकलो यहाँ से, ये तुम्हारी जगह नहीं है, ये हमारी जगह है, हम यहाँ पर रहते हैं, आप अपना सोने का ठिकाना कहीं और ढूंढो, निकलो यहाँ से, देर मत करो। मैं जब उसकी बात पूरा सुन लिया तब कहने लगा, मैडम जी आप देखने में तो कोई अच्छे घराने की लग रही हो, अब इतनी रात को आप इस पार्क में क्या कर रही हो? अब भला ये पार्क आपका कैसा हो सकता है? ये तो पब्लिक का प्रॉपर्टी है। वो लड़की अब मेरी तरफ घूर करके देखने लगी। अब उसका कोई जैसे लग रहा था कि जवाब नहीं सोच रहा था कि क्या जवाब दें। और फिर वो घुड़कते हुए मुझे कहने लगी कि देखो ये क्या बोल रहे हो,
मुझे मालूम नहीं। ये मैं इतना जानती हूँ कि ये मेरी जगह है, मैं यहाँ पर रहती हूँ और तुम मुझे डिस्टर्ब करने आ चुके हो। अब तुम अपनी भलाई चाहते हो तो यहाँ से निकल जाओ, और अभी तुम्हारे पास में टाइम है, नहीं तो वो आ जाएगा ना तो तुम मारे जाओगे। तुम मेरी बात समझ लो। मैं अब उस लड़की की तरफ देख के मुस्कुरा रहा था और कह रहा था कि कौन आ जाएगा? आपके पिता, आपके भाई, क्या आपका घर इसी पार्क के अंदर में है? वो लड़की अभी भी गुस्से में लग रही थी। अब मैं उससे बार बार जो सवाल पूछ रहा था वो भड़क रही थी। अब आवाज़ तो बिल्कुल मीठी थी, लेकिन गुस्सा उसके जैसे नाक पर था। अब वो कहने लगी कि नहीं नहीं, मेरा यहाँ कोई भाई बाप नहीं रहता है, वो इस जगह का मालिक है। अब मैं तो उसके साथ रहती हूँ। मैं बड़ा हैरान था कि कौन हो सकता है ये सुंदर लड़की के साथ में। कौन सा इंसान है भाई? बड़ा ही वो धनवान व्यक्ति होगा, और तभी तो ये लड़की उसके पास में रह रही है, जबकि वो कोई रिश्तेदार भी नहीं लगता। मैं मन ही मन सब कुछ सोच रहा था, और मैं अचानक बोल पड़ा कि देखो जी, मैं किसी से डरता नहीं हूँ। अब मुझे नींद आ रही है, ये जगह मैं बहुत मुश्किलों के बाद ढूंढा हूँ। अब मुझे आप सो जाने दीजिए, सुबह उठ करके मैं चला जाऊँगा, ये मैं पक्का बोलता हूँ। इसके बाद मैं कभी डिस्टर्ब करने नहीं आऊँगा। लेकिन वो लड़की जीद पर अड़ चुकी थी और कहने लगी कि देखो, मैं तुम्हें तुम्हारी भलाई के लिए बोल रही हूँ। अगर तुम ज़्यादा देर यहाँ रुकोगे ना तो वो आ जाएगा, अब फिर मैं तुम्हें बचा नहीं पाऊँगी। मैं जब उसकी बात सुना तो मैं और थोड़ा सा पूछ बैठा कि आखिर कौन है ये जिसके नाम बार बार आप ले रही हो कि वो आ जाएगा तो ये कर लेगा, मुझे मार डालेगा, है कौन? तब वो कहने लगी कि उसका नाम मत लो, मैं बता रही हूँ ना कि तुम यहाँ से चले जाओ। इसी में तुम्हारी भी भलाई है, अब मेरी भी भलाई है। नहीं तो वो मुझे भी बहुत तंग करेगा और तुम्हारी हालत तो बहुत बुरा करेगा। वो आता ही होगा, तुम निकल जाओ। मैं कहने लगा कि देखो, मैं किसी से डरता नहीं हूँ। ये जगह पब्लिक की है, किसी की पर्सनल नहीं है, तो मैं यहाँ से हिलने वाला नहीं हूँ। अब मैं भी अपने जिद पर अड़ गया था। उस लड़की के सुंदर मुखड़ा देख रहा था, अंदर में मैं खुश भी था। लेकिन लड़की एकदम जिद पर अड़ी हुई थी। अब उसके चेहरे पर जो हंसी थी वो गायब हो चुकी थी। बस अब उसका चेहरा जो था डरा डरा सा दिख रहा था। मैं समझ नहीं पा रहा था कि किसकी बात कह रही है कि वो आ जाएगा तो उसको भी तंग करेगा, मुझे भी मारेगा। कौन इंसान हो सकता है भाई? ऐसा कौन कर सकता है? आइए, जो लड़की जिसके साथ रह रही है वो कौन है? कोई धन्ना सेठ है? कोई यहाँ का लोकल गुंडा है? मैं देख लूँगा। मैं भी गांव का रहने वाला हष्ट-पुष्ट युवक था। अब मैं डरता तो था नहीं। अब मैं उस लड़की को समझा के कहने लगा कि देखो मैडम, आप डरो मत, जो भी आएगा ना मैं उसको देख लूँगा। मैं किसी से डरता नहीं, आप भी मत डरो। अगर आपको भी वो कुछ बोलेगा ना तो मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। आप यहीं पर बैठ जाओ, यहाँ बैठो दूसरे बेंच पर। अब मैं उसी बेंच पर अब सोने लगा। लेकिन लड़की आकर के फिर मुझे जगाने लगी और कहने लगी कि आप तुम समझ नहीं पा रहे हो, वो इंसान नहीं है, वो भैंसी है, एक जानवर की तरह है। तुम उससे लड़ नहीं पाओगे। अगर तुम अपना भला चाहते हो तो यहाँ से निकल लो। मैं अब फिर उठ करके बैठ गया और उस लड़की को कहने लगा समझाते हुए कि आप बिल्कुल मत डरो, जो होगा मैं देख लूँगा, ना आपको कुछ होने दूंगा और ना अपने आप को, ये मेरा वादा है। अब बस आप भी आराम से बैठ जाओ, और अपने बारे में कुछ और बता सकती हो तो बताओ, नहीं तो मुझे नींद आ रही है, मुझे सोने दीजिए और फिर हम सुबह मिलेंगे। मैं उसको गुड नाइट तक बोल दिया था। आप अपने बेंच पर आकर के लेट गया। मुश्किल से 5 ही मिनट हुआ था और अचानक जैसे लगा कि उस पार्क के पेड़ हिलने लगे हो, जोर जोर की हवा चलने लगी हो। मुझे एहसास हुआ कहीं मौसम तो खराब नहीं हो गया। अब आंधी तूफान बारिश तो नहीं आने वाली। मुझे लगा कि अब मैं अगर यहाँ पर रहूँगा तो कहीं बारिश से भीग न जाऊँ। अब मैं उठ करके बैठ गया। मैं देखा वो लड़की एकदम कहीं नज़र नहीं आ रही थी
और पार्क में जितने पेड़ थे सब शांत थे। बस एक मोटा पेड़ जो मेरे बेंच के करीब था और वही जोर जोर से हिल रहा था। लग रहा था कि हवा बस उसी पेड़ पर चल रही हो और बाकी पेड़ तो बिल्कुल शांत पड़े हुए थे। ये कैसा हो सकता है? ये कैसे संभव है? मैं समझ नहीं पा रहा था। और तभी उस लड़की की चीख सुनाई पड़ी। वो लड़की डरावनी चीख रही थी और ना जाने किस दिशा में थी, मुझे कुछ अंदाजा लग नहीं पा रहा था। अब मैं उस लड़की की आवाज़ को पहचान चुका था। कहीं वो बेचारी मेरे चक्कर में तो किसी अब यातना तो नहीं झेल रही है, जिसके बारे में वो बात कर रही थी कि वो आ जाएगा तो मुझे भी तकलीफ देगा और आपको भी देगा। कहीं वो आ तो नहीं गया है? कौन है? जरा मैं भी तो दर्शन करूं। अब मैं उस पेड़ के पास बैठा हुआ था जो हिल रहा था। अचानक पेड़ शांत हो गया था और उस लड़की की आवाज़ मुझे सुनाई दे रही थी जो पार्क के आखिरी छोर से आ रही थी। सही मायने में मुझे बहुत गुस्सा आया था। इतनी खूबसूरत लड़की, नाजुक लड़की, और उसको भला कोई उसको तंग करेगा। उसके साथ लग रहा था कि मार पिटाई हो रही है और मुझे बहुत गुस्सा आ गया। मेरा खून जैसे उबलने लगा था। अगर कोई भी हो उसको छोड़ूंगा नहीं। आखिर वो लड़की इसकी प्रॉपर्टी कैसे हो सकती है? उस लड़की ने अपनी पूरी कहानी तो नहीं बताई थी, लेकिन जितनी बताई थी मैं उसे समझ गया था कि उसका कोई रिश्तेदार नहीं था। और वो कह रही थी कि जंगली है, वो बहुत ताकतवर है। मैं गांव का रहने वाला, मैं इन चीज़ों से कभी डरा ही नहीं, ना परवाह करता था। अब मैं चल पड़ा जिधर से चीख आ रही थी। मैं चलता जा रहा था, चीख अभी भी मुझे सुनाई दे रही थी। लड़की शायद तकलीफ में थी, उसके साथ कुछ बुरा हो रहा था, कोई मारपीट कर रहा होगा। और तभी वो लड़की दर्द से चीख रही थी। जब मैं उस आखिरी कोने तक पहुंचा तब मैंने देखा कि वहां पर तो एक कमरा बना हुआ था। शायद वो पार्क का मेंटेनेंस का कमरा था, जहां पर माली वाली अपना जो सामान वामान रखते होंगे, वही कमरा था, स्टोर टाइप का। आवाज़ उसी कमरे के अंदर से आ रही थी। मैं जब वहाँ दरवाजे के पास पहुँचा तो देखा दरवाज़ा तो बंद पड़ा है और मैं वहाँ पर कुछ पल तो खड़ा रहा और चीखें रुक रुक के आ रही थी। और लड़की की आवाज़ मुझे सुनाई दी कि आप मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, मेरा कोई दोस्त नहीं है। वो ना जाने कहाँ से भटकता हुआ आ गया है और वो कह रहा था कि मैं सुबह चला जाऊँगा। छोड़ो, जाने दो ना आप, अब वो आराम कर रहा है, उसको कुछ मत करना। और तभी एक भारी भरकम आवाज़ सुनाई पड़ी कि तू बड़ा उसका पक्ष ले रही है क्या? उसे तू प्यार करने लगी है क्या? नौजवान देख करके मुझे तो ऐसा ही लग रहा है। लेकिन वो लड़की चीख के कह रही थी, नहीं नहीं, आप गलत समझ रहे हो, मैं आपके अलावा किसी की तरफ देखती भी नहीं हूँ। आप मुझे माफ़ कर दो और उस नौजवान लड़के को भी माफ़ कर दो। वो बेचारा थका हुआ है, उसका कोई घर बार नहीं है इस शहर में और इसीलिए वो आराम करने के लिए आ गया। आप उसको कुछ मत करना, जो करना है मेरे साथ में कर लो, लेकिन उस लड़के को आप माफ़ कर देना। और वो भारी भरकम आवाज़ जैसे उसके साथ में कुछ बुरा कर रहा हो। अब बार बार लड़की वही कह रही थी। अब मुझे रहा नहीं गया, मैं दरवाजे पर लात मारा और दरवाज़ा धड़ाम से खुल चुका था। अंदर अंधेरा हुआ पड़ा था, जरा से भी रोशनी नहीं थी, लेकिन मुझे दो आंख चमकती हुई नजर आई और वो आंख से लग रहा था कि रोशनी निकल रही हो। मैं तो ललकारने लगा कि मैडम आप कहाँ हो? आप बिल्कुल डरो मत, आप मेरे पास में आ जाओ और जो भी है इससे कह दो कि बाहर आकर के मेरे से निपट ले। और मैं अब बाहर उस कमरे में तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। अब मैं बाहर निकल आया था, दरवाजे पर खड़ा होकर के ललकार रहा था कि जो भी हो तुम मेरे साथ में आकर दो दो हाथ कर लो। इस लड़की को क्यों तुम तंग कर रहे हो? अब वो लड़की फिर चीखने लगी, अब फिर दौड़ती हुई उस कमरे से बाहर निकली। अब मेरा हाथ पकड़ी और कहने लगी, अगर जिंदगी चाहते हो तो भागो मेरे साथ में। मैं उस लड़की को हाथ पकड़ लिया और चीखते हुए कहा कि डरो मत, मैं हूं यहाँ पर,
जो भी होगा मैं देख लूँगा, आप मत डरो, आपको भागने की जरूरत नहीं है, आपका कोई गलती नहीं है, ना आपका कसूर है। आखिर कौन है कमरे के अंदर में? बाहर तो निकले, लेकिन जो भी शक्ति थी अभी अंदर ही थी, वो बाहर नहीं निकल रही थी। अंदर में जैसे कोई तूफान सा चल रहा हो, जोर जोर की हवा ऐसी सुनाई पड़ रही थी। कदमों की आवाज़ अब वहाँ पर गूंज रही थी, जैसे कोई गुस्से में चल रहा हो, अपने पैर को पटक रहा, लेकिन वो बाहर नहीं निकल रहा था। और ऐसा ही कुछ देर तक होता रहा। अब फिर वो आवाज़ जो कुछ भी था बिल्कुल शांत पड़ चुका था, और मैं अभी भी उस लड़की का हाथ पकड़े हुए था। अब मैं बोला कि देखो, आप डरो मत, जो होगा मैं सब कुछ संभाल लूँगा, बस आप हिम्मत रखो, आप बिल्कुल मत डरो। और इसके बाद मैं चल पड़ा था उस लड़की को लेकर के। उसी बेंच के पास में मैं आकर के बैठ गया। सामने वाली बेंच पर वो लड़की बैठी हुई थी। आज जिस बेंच पर मैं लेटा हुआ था उसी बेंच पर मैं खुद बैठ गया था। वहाँ पर मेरा थैला भी तो पड़ा हुआ था। अब मैं उस लड़की से पूछने लगा कि अंदर कमरे के अंदर जो आवाज़ आ रही थी वो किसकी आवाज़ थी, कौन है उसके अंदर में, और वो आपको क्यों तकलीफ दे रहा था, और आप अपने बारे में तो कुछ बताओ कि आखिर आप हो कौन, इस रात में इस जगह पर और उस अंधेरे कमरे में क्यों रहती हो आप अपने बारे में पूरा कुछ सब कुछ बताओ। वो लड़की कहने लगी नहीं नहीं रहने दो, आप मेरी बारे में जानोगे ना तो आप डर जाओगे। मैं कहने लगा कि देखो, मैं किसी से नहीं डरता हूँ, मैं बहुत हिम्मत रखता हूँ। आपने देख लिया ना कि उस जगह पर मैं खड़ा होकर के ललकार रहा था, जो भी आपको डरा रहा था, आपके साथ अत्याचार कर रहा था, उसकी हिम्मत नहीं हुई बाहर निकलने की। तो आप इतना तो समझ गई होंगी कि मैं डरने वालों में से नहीं। आप अपने बारे में जो कुछ है मुझे खुल करके बताइए, तब मैं आपकी मदद कर पाऊंगा। वो लड़की जैसे लग रही थी कि उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे, और उसका आंसू निकलता देख मेरा जो हृदय था और द्रवित हो गया था। मैं कहने लगा मैडम रोइए मत, रोने से कुछ नहीं हल होगा, आप मेरे से खुलकर के बात कीजिए, मैं आपका हितैषी हूँ और आपका भला चाहता हूँ। तो जो भी है कहानी आप खुलकर मेरे साथ बात कर सकती हैं। तभी लगा ना कि वो लड़की एकदम रोने लगी हो। पहले तो उसकी आंखों से आंसू निकल रहा था, लेकिन अब हिचकी लेने लगी थी। तब मैं उठकर खड़ा हुआ, उसके पास गया और उसके बेंच के पास बैठ गया, वो बिल्कुल सट करके, और उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहने लगा कि मैडम मैं आपके साथ हूँ, आप मेरे पे विश्वास कर सकती हैं, जो कुछ भी आप बताएंगी मैं किसी से बताऊंगा नहीं, सब कुछ मेरे दिल के अंदर ही रहेगा। अगर आप मेरे पर विश्वास करती हैं तो अपने दिल को हल्का कर दीजिए। अब फिर वो लड़की कहने लगी कि देखिए, आपका जो भी नाम हो। मैंने बोला मेरा नाम राजू है और मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ, यहाँ पर कुछ महीना पहले आया हूँ, ऑटो रिक्शा चलाने का काम करता हूँ। हाँ, मेरे दूर का रिश्तेदार हैं चाचा, अगर मैं लेट जाता हूँ तो दरवाज़ा नहीं खोलते। इसी वजह से मैं इस पार्क में आया था। मैं अपने बारे में सब कुछ बता दिया। हाँ, वो भी बता दिया कि मैं गरीब परिवार से हूँ, मैं इस शहर में आया था कि कोई मुझे अच्छी नौकरी मिल जाएगी और इसके बाद मेरा घर का भरण पोषण सही ढंग से होने लगेगा। लेकिन मुझे वही काम करना पड़ रहा था जो मैं गांव में कर रहा था, ऑटो रिक्शा चलाने का। ये मेरे पिता नहीं चाहते थे, क्योंकि वो चाहते थे कि ऑटो रिक्शा वाले का कोई इमेज नहीं है और कोई शादी ब्याह भी मेरा नहीं करेगा। मैं अपना दुखड़ा सब कुछ उस लड़की के सामने रख दिया और वो लड़की मेरी तरफ अब देखती रह गई थी। मैंने बोला मैडम देखिए, मैं अपने बारे में कुछ छुपाया नहीं हूँ, आप अपने बारे में ही बताइए। वो लड़की फिर कहने लगी कि मैं जब बताऊंगी तो आप डरोगे तो नहीं। मैंने हंसते हुए कहा कि नहीं मैडम, मैं डरने वाला इंसान नहीं, आपने तो देख ही लिया होगा, तो आप खुल करके अपने बारे में बता सकती हो। तब वो लड़की कहने लगी कि मैं एक आत्मा हूं, मेरी तो आवाज ही नहीं निकली।
कई पल तक मैं उसको देखता ही रह गया। मुझे लगा कि लड़की मजाक कर रही है। अब मैं उसकी नज़रों में नजरें डाल करके अब देख रहा था कि क्या ये सच बोल रही है। लेकिन उसकी आंखों में सच्चाई नजर आ रही थी। मेरी आंखों में आंखों एकदम ताक देख करके और वो नजरें मिला के बात कर रही थी। इसका मतलब कि जो कह रही थी बिल्कुल सही बात है। अगर वो झूठ बोलती तो अपनी नजरें गिरा लेती, लेकिन ऐसा उसने नहीं किया। मैं एकदम सन्न रह गया था उसकी बात सुन करके। मुझे विश्वास भी नहीं हुआ कि वो लड़की जो मेरे साथ में बैठी हुई है, इतनी खूबसूरत लड़की, वो आत्मा कैसे हो सकती है भाई। वो तो बिल्कुल इंसान की तरह। और लोग बाग बताते हैं जो जानकार हैं कि आत्मा का कोई रूप ही नहीं होता है, उनका कोई शरीर ही नहीं होता है। तो ये कैसे संभव है। मैं एकदम उसके चेहरे को देखते हुए और मैं पूछ ही बैठा कि मैडम, आप झूठ बोल रही हो। आप आत्मा कैसे हो सकती हो। आत्मा का तो कोई रंग नहीं होता, रूप नहीं होता, ना वो किसी को दिखाई देती है। तो ये तो आप झूठ बोलना बंद करो। आप बताओ कि आप इंसान हो ना। तब वो फिर रोते हुए कहने लगी कि नहीं राजू, मैं इंसान पहले थी, लेकिन मैं आत्मा हूँ अब। मुझे मरे हुए लगभग 7 साल बीत चुका है। मैं रोड एक्सीडेंट में मारी गई थी। उसी जगह पर मेरी मौत हो गई थी और मैं भटक रही थी। अब मुझे एक शैतान ने अब मुझे पकड़ करके इस स्टोर जो देख रहे हो जहाँ पर हम गए थे, उसी स्टोर में मुझे कैद करके काफ़ी दिनों तक रखा। वो मेरे साथ मनमानी करता रहा, मुझ पर अत्याचार करता रहा। और उसने ऐसा प्रबंध कर दिया था और कर रखा है कि मैं इस पार्क को छोड़ करके दूर कहीं जा नहीं सकती। अगर मैं गई तो मेरा तो बाहर बहुत बुरा हाल हो सकता है। मेरे साथ वो ज़्यादा से ज़्यादा अत्याचार कर सकता है, क्योंकि इस पार्क से बाहर निकलते ही वो न जाने कहाँ से आ जाता है और फिर मुझे पकड़ करके और उस रूम में ले जा कर बंद कर देता है। मेरे साथ बहुत ही मारपीट अत्याचार करता है। वो एक तरह का राक्षस है। मैं उसकी बात सुन करके एकदम हैरान रह गया था कि ये लड़की सच में बोल रही है। ये आत्मा है, इसको मरे हुए 7 साल हो गए। ये भटक रही थी, इसको कोई दुष्ट आत्मा पकड़ करके इस जगह पर कैद कर रखा है और उसके साथ में अत्याचार कर रहा है। ये कैसे संभव हो सकता है। मुझे जरा भी विश्वास नहीं हो रहा था। मुझे लग रहा था कि मैं कोई फिल्म की कहानी सुन रहा हूँ। ऐसा थोड़ी होता है भाई। लेकिन उस लड़की की आंखों में सच्चाई और वो सच्चाई बयान भी कर रही थी। मैं जब उसकी बात सुना ना तो मेरा तो कलेजा कांप गया था। इतनी सुंदर लड़की और ये आत्मा बन चुकी है। क्या आप भी कभी मनुष्य का जन्म ले नहीं सकती क्या। ऐसा हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। मैं उससे पूछने लगा कि अगर आत्मा हो तो आपकी मुक्ति का अब मार्ग क्या है, कैसे आपको मुक्ति मिल सकती है। वो लड़की कहने लगी कि अभी मुझे मुक्ति नहीं मिलेगी। और वो कहने लगी ये सब गूढ़ रहस्य है, ये मैं बता नहीं सकती। लेकिन आप मेरे को आकर के इस जगह पर और आपने तकलीफ में दे दिया है। आप तो चले जाओगे, लेकिन वो शैतान मुझे और टॉर्चर करेगा, मुझे और सताएगा, मेरे साथ जुल्म करेगा। मैं आपको कह रही थी ना कि आप यहाँ से चले जाओ, लेकिन आपने कोई कहना नहीं माना। और वो लड़की फपक फपक करके किसी इंसान की तरह रो रही थी और उसका रोना मेरा कलेजा फट रहा था। इतनी सुंदर सुशील लड़की और वो आत्मा थी। मैं अभी तक सदमे में था उसकी बात सुन करके। आज देखने से कहीं भी वो नहीं लग रही थी कि कोई आत्मा हो। वो तो पूरा शरीर में थी, एक जीती जागती इंसान की तरह। तो ये कैसे संभव हो सकता है। लेकिन जो बोल रही थी उसमें सच्चाई भी था। मैं कहने लगा कि कोई आप मेरे लिए अब काम बताओ जिससे आपको मुक्ति मिल सके। वो कहने लगी नहीं राजू, अभी मेरा कुछ नहीं हो सकता है। अभी इसमें वक्त है। अब वक्त के अनुसार ही सब कुछ यहाँ चलता है।
हमारे तुम्हारे चाहने से कुछ भी नहीं होने वाला। और वो कहने लगी कि देखो, आप मुझे इसी हालात में छोड़ करके आप चले जाओ। और वो शैतान बहुत ही ताकतवर है, ना जाने आपसे क्यों अभी तक भिड़ा नहीं है। नहीं तो वो बहुत शक्तिशाली है, आपके साथ बहुत बुरा कर सकता है। और तब मैंने कहा कि आप डरो मत, आपने अपना सब कुछ बता दिया है तो मैं आपका ज़रूर मदद करूँगा। आप इस स्थान से चलो, मैं आपको लेकर के कहीं और चलूँगा। एक सुरक्षित जगह का मैं तलाश करूँगा। और मैं हाथ पकड़ लिया, लेकिन वो मना करते रहे कि नहीं, इस जगह से जाऊँगी नहीं तो फिर वो शैतान मेरा पीछा करेगा और मुझे छोड़ेगा नहीं। जहाँ भी जाऊँगी वो मुझे पकड़ के ले आएगा और मुझे परेशान करेगा, मेरे साथ बुरा व्यवहार करेगा। आप कब तक रहोगे मेरे साथ में? उसकी बात भी जायज़ थी, वो अपने जगह पर सही भी थी, लेकिन मैं भी ठान चुका था कि मैं उसकी मदद जरूर करूँगा, चाहे कुछ भी करना पड़े। अब मैं उसकी कोई भी बात नहीं माना। अब मैं हाथ पकड़ते हुए कहने लगा कि आप मेरे साथ में चलो और हम इस जगह को छोड़ करके कहीं दूसरे जगह पर जा रहे हैं जहाँ पर आपका कोई खतरा ना हो। अब फिर मैं उसकी कोई भी बात को नहीं माना, हाथ पकड़ते हुए अपने ऑटो रिक्शा पे ले आया था। अब पिछली सीट पर बैठाया, अब फिर अपने ऑटो रिक्शा स्टार्ट किया और उसी रात में अब मैं दूसरे ठिकाने की ओर चल दिया था। जबकि मैं कोई ठिकाना जानता नहीं था कि इस लड़की को रात में कहाँ रखूँगा, कहाँ इसका सुरक्षित स्थान है, उस शैतान से मैं कैसे बचा पाऊँगा, जबकि मैंने उसको देखा तक नहीं। लेकिन जिस हिसाब से लड़की बोल रही थी वो ज़रूर ताकतवर इंसान, वो शैतान था, लेकिन उसने मेरे साथ में अभी तक पंगा क्यों नहीं लिया? ये कोई ना कोई शक्ति जो मेरी रक्षा कर रही थी। और यही सब मैं सोचते हुए उस लड़की को लेकर के चल पड़ा था। मैं उस एरिए से काफ़ी दूर निकल आया था, करीब करीब 1-1.5 घंटा ऑटो चला करके, और मैं दूसरी जगह पर आ चुका था। और उस जगह पर अब मुझे एक ठिकाने की तलाश थी। अब रात अभी भी पूरी जवानी पर थी। अब मैं सुरक्षित स्थान को ढूंढ रहा था कि इस लड़की को कहाँ रखा जाए ताकि वो शैतान इसको पकड़ ना पाए। और तब मुझे एक जगह दिखाई पड़ी। वो रेलवे लाइन के पास की एक केबिन जैसी जगह थी, जैसे सरकारी क्वार्टर हुआ करता हो, लेकिन अब वो खंडहर बना हुआ था। लेकिन उसमें एक जो कमरा था वो सुरक्षित मुझे दिख रहा था। हाँ, मैं अब अपना उस लड़की से बोला कि देखो, रात आप इस जगह पर बिताओ कैसे भी करके, मैं अगले दिन कोई कमरा ढूंढता हूँ और किराए पर लेता हूँ, फिर मैं अपने साथ आपको लेके चलूँगा। तब तक इसी घर में रहो आप, और दिन भी बिता लो, शाम तक आपके पास मैं ज़रूर पहुँचूँगा। फिर मैं अपना नए घर में आपको लेके चलूँगा और फिर कोई आपको तकलीफ़ नहीं होने दूँगा। वो लड़की मेरी तरफ देख रही थी, जैसे पूछना चाहती हो कि ये सब मेरे लिए कर रहे हो ना। मैंने बोला हाँ, सिर्फ आपके लिए। आप अपने हिसाब से इस जगह को अपने हिसाब से सेट कर लो। कहाँ रहना है, क्या करना है, ये आपके ऊपर है, क्योंकि आप आत्मा हो। और दिन के टाइम में तो आप सुरक्षित रहोगी क्योंकि आप किसी को नज़र नहीं आओगी। और मैं शाम के टाइम में आपके पास ज़रूर आऊँगा, और इस बार आऊँगा तो आपको लेके चलूँगा। उस जगह पर मैं सुबह होने तक वहीं पर था, उसी लड़की के पास में। उसको समझाता रहा कि आप डरो मत, आप यहाँ पर सुरक्षित हो। लेकिन वो लड़की जो आत्मा थी वो डरी हुई दिखाई दे रही थी, और वो कह रही थी कि वो सूंघते सूंघते शैतान यहाँ तक भी आ सकता है। लेकिन मैं कहने लगा कि हम तो काफ़ी दूर आ चुके हैं, यहाँ कैसे आ सकता है? लेकिन वो लड़की कह रही थी कि वो कहीं भी जा सकता है, कुछ भी कर सकता है। मैं अपने आप पर भरोसा था। अब मैं कहने लगा कि बस कैसे भी करके ये आप टाइम निकाल लो, और शाम होने से पहले पहले मैं आपके पास पहुंच जाऊंगा। फिर मैं आपको अपने नए घर में ले चलूंगा, जहां पर आपको कोई तकलीफ नहीं होगा, आपको किसी से डरने की ज़रूरत नहीं होगी। वो आपका अपना घर होगा।
और जब तक चाहें उस घर में आप रह सकती हैं। जब तक आपको मुक्ति ना मिल जाए उस घर को अपना घर समझ करके रह सकती हैं। कोई भी आपके पास में कोई दबाव देने वाला, कोई आपको टॉर्चर करने वाला कोई नहीं मिलेगा। बस आप वहाँ की मालकिन होंगे। आप यही सब समझा करके मैं उससे विदा लिया। अब फिर काम धंधे की तलाश में निकल पड़ा था, क्योंकि मुझे पैसे की ज़रूरत थी। उस लड़की को मदद भी तो करना था। उसके लिए मुझे एक ठिकाना देखना था, घर देखना था, और वही मैंने किया। दिन भर तो कमाई करता रहा। शाम के टाइम अब मैं एक कॉलोनी में पहुंचा था, जहां पर मुझे एक किराए के कमरे की ज़रूरत थी, और वो भी एकांत में, जहां पर आसपास में कोई ना रहता हो, ताकि वो आत्मा लड़की सुरक्षित उस स्थान पर रह सके। हालांकि घर तो बहुत मिल रहे थे, लेकिन उन घरों में परिवार भी रहते थे। कोई न कोई आसपास में रहता था। अगर उस घर में हम रहते तो उस लड़की का भेद खुल सकता था। अब मैं एक ऐसा घर चाहता था कि जहाँ पर कोई आसपास में ना रहे, ना कोई पूछने वाला हो। वैसा ही घर मुझे एक मिला था। वो घर का जो मालिक था वो पूछने लगा था कि भाई आप अलग घर क्यों चाहते हो? कॉलोनी में तो बहुत सारा भी, वहाँ पर मेरा घर है, वहाँ चल के आपको दिला देता हूँ। आप इस घर को क्यों पसंद किए? तब मैंने उसको बोला कि भाई देखो, मेरे पास में ऑटो रिक्शा है, मैं ऑटो रिक्शा अपने साथ रखना चाहता हूँ। अब उस गली में और भी लोग खड़ा करते हैं, वहाँ जगह नहीं है। कोई न कोई बहाना करके उस मकान मालिक को मैंने संतुष्ट कर लिया था, और तब वो मान गया था। उसका जो घर था अब एक खेत में नया नया बना हुआ था, और उसमें कुछ काम अभी बाकी था। और वो कह रहा था कि भाई अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं, जब पैसे आएंगे तो मैं पूरा काम करवाऊंगा, तब तक आप इसमें रह सकते हो, साल 2 साल। अभी मैं इसमें कुछ करने वाला नहीं हूँ। और वो घर मैंने अब ले लिया था। उचित किराया था, और वो किराया मैंने एडवांस में दे दिया था। और इसके बाद जो कुछ मेरे लिए ज़रूरत की चीज़ें थी बाज़ार से खरीद कर ले आया। चारपाई, खाना बनाने का सामान, क्योंकि मैं अब चाचा के घर में रहना भी नहीं चाहता था। मैं अपना प्रबंध और उस लड़की का प्रबंध उसी घर में अब करने जा रहा था, और वही मैंने किया। जब शाम हो गई तो मैं अपना घर पूरी तरह से सेटअप कर चुका था। अब फिर मैं ऑटो रिक्शा स्टार्ट करके और उस रेलवे वाली जगह पर पहुंच गया था। जब मैं ऑटो रिक्शा खड़ा किया ना, तो अंधेरा काफ़ी हो चुका था। मैं उस घर की तरफ जा रहा था जहाँ पर मैंने उस लड़की को रहने के लिए बोला था। जब उस जगह पर पहुँचा ना, तो बिल्कुल सन्नाटा पसरा हुआ था। हर तरफ जिधर देखो अब पूरा सन्नाटा ही सन्नाटा नजर आ रहा था। मैंने उस लड़की को आवाज़ दिया कि मैडम जी आप आ जाइए, आपके लिए मैंने घर का व्यवस्था कर दिया है। लेकिन उस मैडम की कोई आवाज़ नहीं, कोई भी ऐसी आवाज़ मुझे सुनाई नहीं दे रही थी कि वहाँ मैडम मौजूद है। मैं अंदर की तरफ गया, जिस कमरे में मैडम को ठहरने के लिए बोला था। अब उस जगह भी देख लिया, लेकिन उनका कोई भी निशान नहीं मिला, और मैं एक तरह से हताश हो गया था। कहीं वो शैतान यहाँ तक तो नहीं पहुँच गया, जैसे वो लड़की कहती थी, आत्मा लड़की, कि वो शैतान सूंघते सूंघते यहाँ तक भी आ जाएगा। कहीं वो सच बात तो नहीं थी। मैं दिल से घबराया हुआ था। अब मन में यही सोच रहा था कि भगवान कहीं ऐसा ना हुआ हो, लड़की फिर आफत में फंस गई होगी। अब मैं क्या करूं? मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था, और मैं इधर उधर उस लड़की को आवाज़ दे रहा था, ढूंढ रहा था। अगर उस टाइम कोई वहाँ पर आ जाता ना, तो मुझे पागल ही समझता कि मैं इस टूटे फूटे रेलवे क्वार्टर में अंदर में किसको आवाज़ दे रहा हूँ। लेकिन जब लड़की नहीं मिली ना, तो मैं निराश हो चुका था, और एक तरह से मेरा रोने का मन कर रहा था कि मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। उसको अपने साथ ही लेके जाना चाहिए था, लेकिन उस लड़की को अपने ऑटो रिक्शा में कैसे रखता, बड़ी समस्या थी। मैं निराश मन से अब यही समझा कि लड़की वही शैतान लेकर के और उसी पार्क के अंदर में चला गया होगा। अब फिर मुझे उस जगह पर जाना पड़ेगा
उस लड़की के लेने के लिए। आज जैसे तैसे मैं करके अब पूरा देख लिया, अब लड़की का नाम निशान कहीं पर नहीं था। और तब मैं ऑटो के पास चला। आज जैसे ही ऑटो के सीट पर बैठता हूँ, ड्राइविंग सीट पर, और तभी पीछे से मेरे आँख को कोई बंद कर लेता है। वो एहसास मैं आज तक भूल नहीं पाता। बड़ा ही मुलायम हाथ था, और उस पल तो मैं डर ही चुका था कि कहीं मेरे साथ कोई धोखा तो नहीं हुआ। लेकिन लड़की की हंसी सुनाई पड़ी, और वो हंसते हुए बड़ी मीठी आवाज़ थी, कहने लगी कि आप डर गए थे ना राजू, कि मुझे वो शैतान लेके चला गया था। बोली को आया था, वो मुझे ढूंढ रहा था, उसको पता लग चुका था कि मैं यहीं पर आसपास में हूँ, लेकिन मैं ऐसी जगह छिप गई थी कि वो मुझे ढूंढ नहीं पाया, और आखिरकार निराश होकर के वो चला गया। अच्छा हुआ आप आ गए, मैं आपको ही याद कर रही थी, और मुझे आपको उदास देखते हुए बड़ा मज़ा आ रहा था, और मैं तो आपके ऑटो में आके बैठ गई थी ताकि मैं सरप्राइज़ कर सकूं, और वही मैंने किया। मैं उस लड़की को पा करके बहुत खुश हुआ, और कहने लगा कि आपने तो मेरे को होश ही उड़ा दिया था। इसके बाद उस जगह पर रुका नहीं, मैं सीधा ऑटो ड्राइव करता हुआ अपने घर पहुंच गया था। आप फिर दरवाजे का ताला खोलता हुआ कहा कि देखिए, ये आपका गरीब खाना है, कैसा है देखिए, आपको पसंद आया कि नहीं आया। वो लड़की अंदर कमरे में पहुंची और देख के कहने लगी, राजू आपने मेरे लिए इतना किया, आप बहुत अच्छे व्यक्ति हो। एक तरह से वो रोने लगी थी। मैंने बोला कि देखो मैडम, रोने की जरूरत नहीं है, ये मैं आप ही के लिए कर रहा हूँ कि ताकि आपको तकलीफ ना हो, आप यहाँ से बड़े आराम से रह सकती हो और सब आपके लिए प्रबंध कर सकता हूँ। लेकिन मैं जानता हूँ कि आपको तो इस जगह पर इतना आनंद नहीं आएगा क्योंकि छोटा सा कमरा है। लेकिन वो लड़की कहने लगी, नहीं नहीं राजू, ये मेरे लिए जन्नत का समान है। इसके बाद वो मेरे साथ उसी कमरे में रहने लगी थी। अब हालांकि हम एक दूसरे को चाहते जरूर थे, और चाहत दिन पर दिन बढ़ती जा रही थी, और इस घर में रहते हुए करीब करीब 1.5 महीना हमें हो चुका था। और एक रात को जब मैं 12 बजे लौटा, तो जैसे ही मैं दरवाज़ा बंद करके जाता था बाहर से ताला लगा करके, और ताला जैसे ही खोला, मुझे रोज़ की तरह अब वो मैडम नज़र आती थी। लेकिन जैसे ही मैं ताला खोला ना, तो मैडम थी ही नहीं। घर का सारा सामान बिखरा पड़ा हुआ था, जैसे वहाँ पर कोई आफत आ गई हो, कोई तूफान आ गया हो। घर का सारा सामान एक तरफ से उथल पुथल अब मचा हुआ था, कोई सामान अपनी जगह पर था नहीं। और वो जो खिड़की थी जो पीछे साइड में खुलती थी, उसका दरवाज़ा भी टूट करके बाहर गिरा हुआ था। मैं कुछ समझ नहीं पाया था। मुझे लगा कि जरूर इस घर में चोरी हुई है, लेकिन कोई चोर आता तो सामान ऐसे उथल पुथल थोड़ी करता, तो जो कीमती सामान होता वो लेके जाता। लेकिन इस घर में तो ऐसा कोई कीमती सामान नहीं था, बस उस मैडम को छोड़ करके। तब मुझे ध्यान आया कि कहीं वो शैतान इस घर तक तो नहीं पहुंच गया, और वही मेरे कमरे में ऐसा तांडव मचा रखा है, और वही मेरी मैडम को अब उठा करके ले गया। मैं गुस्से में कांप गया था। अब मुझे डर तो उस रात भी नहीं लगी थी, लेकिन आज गुस्सा काफ़ी हो, मैं गुस्से महसूस कर रहा था। मेरा गुस्से से बदन कांप रहा था। बार बार उस मैडम का चेहरा मुझे नज़र आ रहा था कि वो शैतान उनके साथ में ना जाने क्या कर रहा होगा, और यही मैं सोच रहा था। अब फिर मैं घर को ताला बंद किया, अपना ऑटो रिक्शा निकाला और चल पड़ा उसी पार्क की तरफ। हालांकि वो पार्क काफ़ी देर में पहुँचे हम, लंबा रास्ता था। जब मैं वहाँ पहुँचा ना, सीधा उसी स्टोर के पास पहुँचा। स्टोर का दरवाज़ा खुला हुआ था। मैं अंदर भी अब रोशनी करके देख चुका था, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं था। मैं मैडम का नाम लेकर के भी पुकारा कि मैडम मैडम,
आप यहाँ पर हो क्या? लेकिन कोई भी आवाज़ नहीं, सब कुछ शांत माहौल था। मैं उस बेंच पर भी आकर के बैठा, मुझे रोना आ रहा था। उस मैडम की याद आ रही थी कि आखिर वो शैतान अब मैडम को कहाँ लेके गया होगा, क्या कर रहा होगा। लेकिन कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। और अचानक जो पेड़ था वहाँ पर, बड़ा सा पेड़ जिसके नीचे बेंच बना हुआ था, वो पेड़ फिर ज़ोर ज़ोर से हिलने लगा और एक बड़ी सी टहनी टूट करके मेरे बेंच के पास गिरी। अगर मैं जल्दी से नहीं उठता तो टहनी मेरे सर को टुकड़ा कर देती। और तब मुझे समझ में आया कि हाँ, यही शैतान यहीं पर है और लड़की भी कहीं यहीं आसपास में होगी। और ये शैतान तो मुझे मारना चाहता है, लेकिन सामने नहीं आना चाहता है। क्यों मुझसे डरता है ये तो मुझे समझ में नहीं आ रही थी। अगर वो मेरे सामने आता तो मैं देखता कि वो कैसा है, कैसा दिखता है, लेकिन अभी तक मैं उसको देख नहीं पाया था। अब वो मेरे पर दूर से हमला कर रहा था। वो डाली उस पेड़ को तोड़ करके मेरे ऊपर फेंका था। अगर मैं सतर्क नहीं रहता तो मेरा तो काम तमाम ही हो जाता। और फिर ज़ोर ज़ोर से हंसने की आवाज़ सुनाई पड़ने लगी, जैसे कोई भारी भरकम आदमी हंस रहा हो। और फिर वो एक आवाज़ सुनाई पड़ी। वो आवाज़ उसी शैतान की थी, और जैसे किसी को ललकार रहा हो कि तुम यहाँ से चले जाओ, नहीं तो तुम मारे जाओगे। उस लड़की को तुम भूल जाओ, वो अब मेरे कब्जे में है। अब तुम उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते, तुम उसको लेके नहीं जा सकते। लेकिन मैं आवाज़ से डरा नहीं था। मैं जानता हूँ कि वो मुझे डराने की कोशिश कर रहा है, मुझे मारने की कोशिश कर रहा है। और लेकिन मैं उस लड़की को यहाँ पर छोड़ने वाला नहीं हूँ। ज़रूर मैं उसको लेके जाऊँगा, लेकिन मिले तब ना। और आखिरकार ये सब करते करते सुबह हो चुकी थी। मैं हर तरफ उस लड़की को पार्क में ढूंढ चुका था, लेकिन ना तो लड़की दिखाई पड़ी, ना वो शैतान। अब सुबह अच्छी तरह से धूप अब फैल चुकी थी पार्क में। मैं अब जान चुका था कि अब दिन के टाइम में यहाँ रहना बेकार है। अब मुझे कोई न कोई ऐसी प्रबंध करना पड़ेगा ताकि मैं उस शैतान से अब भिड़ सकूं, उससे उस लड़की को छुड़ा सकूं। लेकिन कैसे, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा था। इसके लिए मुझे किसी तांत्रिक से, किसी ओझा से, किसी ऐसे लोग से मुझे मिलना पड़ेगा, और उनके पास में अब जाना चाहता था। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी राजू जी की। ये कहानी आपको कैसी लगी आप ज़रूर कमेंट में बताइएगा, और इसका दूसरा भाग मैं जल्द लेके आ रहा हूँ। और दोस्तों, ये चैनल भी आप ही का है, तो इसको भी अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और फिर हम जल्द मिलते हैं इसी चैनल पर इस कहानी का अगला भाग लेकर के। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।